हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जिस भी भाषा के साथ आप मुझसे जुड़ाव महसूस करते हैं, आपका उसी भाषा के साथ मैं शब्बो खान आपका पुनः आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट अपनी प्रीवियस क्लास में व्याकरण से संबंधित कुछ हमने तथ्य पढ़े थे और हमने अपनी क्लासेस व्याकरण से संबंधित स्टार्ट की हैं और इसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में, और जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा था और देखा था। और आज हम इसकी सेकंड क्लास में हैं। अगर आपने इससे पहले की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप उसे भाग 1 को ज़रूर देखें, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं कमेंट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं और उनको देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। ये सब हमने अपने लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। व्याकरण से संबंधित परिभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ, व्याकरण के अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये सब देख लिया था। वर्णमाला को हमने समझा था और ये हमारी देवनागरी जो वर्णमाला है इसको भी देखा था हमने, और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको भी समझा था। इनमें स्वर, अनुस्वार, व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आदि को हमने सब पढ़ लिया था, देख लिया था, इनको हमने समझा था। और स्वनिम को भी, अक्षर, वर्ण विचार, ये सब पढ़ा था। मात्रा, जिसे हम ग्रेफिन या समरूप भी बोलते हैं, ये भी पढ़ा था हमने। और आज हम वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं कि वर्ण विचार की जो परिभाषा है क्या है। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, ध्वनि का लिखित रूप। जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं वह तो क्या है? ध्वनि है, बट उस ध्वनि को जब हम लिख लेते हैं तो वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, ध्वनि का लिखित रूप। और वर्ण के 2 भेद होते हैं, जिनमें एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक क्या होता है? स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। जिनमें स्वर को देखें तो उच्चारण के समय जब हम वायु जो मुख से निर्बाध मतलब होता है जब बिना रुकावट, निर्बाध मतलब बिना रुकावट, जब वायु हमारे मुख वीवर से जब निकलती है और वो निर्बाध या बिना रुकावट जब निकलती है तो वो स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण के समय वायु निर्बाध होकर वर्ण जो हमारे होते हैं निकलते हैं बिना बाधित हुए, तो वो स्वर होते हैं वो। और स्वरों की जो संख्या होती है वह कुल होती है 11। हमारे जो कुल स्वर जो होते हैं वह हमारे होते हैं 11 स्वर होते हैं, और जिनमें अलग अलग प्रकार होते हैं। हमने कल लास्ट अपनी जो प्रीवियस की क्लास थी हमने उनमें समझा था। और तो आप ध्यान रखिए, स्वर हमारे कुल होते हैं 11, और जिनकी एक स्वर जिसमें होता है अ, छोटा आ जिसे बोलते हैं, उसकी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अगर पूछा जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो छोटा अ होता है जिसकी मात्रा नहीं होती। सिर्फ 10 स्वर ऐसे होते हैं जिनकी मात्राएं हम व्यंजन में इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं कि स्वरों के जो प्रकार हैं उनसे संबंधित कुछ तथ्यों पर हम नज़र डालेंगे और उनको समझेंगे। स्वर के हमारे प्रकार हैं कुछ, आप इन्हें देखिए। जो हमारा पहला जो स्वर का प्रकार है वह है संरचना या बनावट के आधार पर स्वर। संरचना या बनावट के आधार पर स्वर जो होते हैं वह कुल होते हैं 11। ठीक है, संरचना या बनावट के आधार पर जो स्वर होते हैं वह होते हैं 11 स्वर, संरचना या बनावट के आधार पर। आप इनको ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संरचना या बनावट के आधार पर स्वर कितने होते हैं, या जिनमें हरस स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ये सभी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इन्हें सब बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, और महत्वपूर्ण बिंदु हैं सभी। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और साथ साथ नोट भी करते रहें। तो संरचना या बनावट के आधार पर जो स्वर होते हैं वह कुल तो होते हैं 11, लेकिन इनको किन किन भागों में बांटा गया है आप इन्हें भी देखें। इसका पहला होता है हरस स्वर। इस हरस स्वर को ही क्या बोला जाता है? मूल स्वर बोला जाता है, लघु स्वर बोला जाता है, आधार स्वर बोला जाता है। तो आप इनको ध्यान रखें। जो
संरचना या बनावट की आधार पर जो स्वर होते हैं वह 11 होते हैं, और जिनको अलग अलग भागों में जो इनको विभाजित किया गया है उसमें पहला क्या है, ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर जो होते हैं वह होते हैं 4, ठीक है, 4 स्वर होते हैं। और इसका ये एग्जाम में ये पूछा गया है कि आधार स्वर कौन सा है, ठीक है, क्योंकि ह्रस्व स्वर जो होते हैं ज़्यादातर सब याद कर लेते हैं और आधार स्वर पर जो है वो ध्यान नहीं जाता है। तो एग्जाम में ये एक बार प्रश्न पूछा गया है कि आधार स्वर कौन सा है, तो उनमें ये था, ठीक है। तो उसमें से एक दे रखा था इसमें से और 4 अलग थे, तो ध्यान रखें आधार स्वर भी ह्रस्व स्वर को ही बोलते हैं। 4 होते हैं, ठीक है, अ, ई, उ और ऋषि, ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। जो अगला है इसका उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। इस दीर्घ स्वर को ही सजातीय स्वर बोला जाता है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, गुरु, ठीक है। जो ये मात्रा है, ठीक है, जब छंद जब पढ़ते हैं, छंदों में यह मात्रा प्रयोग की जाती है, इसको बोलते हैं लघु और इसको बोलते हैं गुरु, ठीक है। छंदों में ये मात्राएं प्रयोग होती हैं। जब छंद की क्लास हम देखेंगे उसमें और ज़्यादा हम ब्रॉड और हम इसको और अच्छे तरीके से वहाँ समझेंगे और पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल ध्यान रखिए आप, जो दीर्घ स्वर होता है इसको ही सजातीय स्वर बोलते हैं, या इसको हम जो ये मात्रा जो इसकी होती है वह या होती है एस आकार की, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, गुरु बोला जाता है। और ये कुल कितने होते हैं यहाँ ध्यान रखें, ये देखिए अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, जितने भी होते हैं ये दीर्घ कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी बड़े होते हैं, जो स्वरों में जितने भी बड़े हैं, ठीक है, ह्रस्व को छोड़कर बाकी सभी क्या क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, या सजातीय स्वर कहलाते हैं, या लघु स्वर कहलाते हैं, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और दोनों ए और आई, ओ और औ, ठीक है, ये क्या है, दीर्घ स्वर हैं। आगे देखिए, आगे जो हमारा थर्ड पॉइंट जो बनता है वह बनता है संयुक्त स्वर का, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं या विजातीय स्वर बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर बोलेंगे या विजातीय स्वर बोलेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम देखिए, जिसमें छोटा अ, ये वाला आ और ई मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाता है, ठीक है। संयुक्त स्वर में अ और ई, जिनमें आप संधि को मैं अच्छी तरीके से इसको आप देख सकते हैं। जो संधियों का जो पढ़ते हैं, संधियां जब पढ़ते हैं, अगर आप उनको ध्यान से अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं तो संधि आपको पढ़ने में और आसानी हो जाती है, ठीक है। आप इसे ध्यान से समझें। जब छोटा आ और ई मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ये ए बन जाता है। इसके अलावा जब आ और ए जब मिलेगा तब बड़ा ए का निर्माण होता है। इसे भी ध्यान रखें। ये कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इसके अलावा आ और ऊ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, आ और ओ मिलकर बड़े औ का निर्माण करते हैं। आप इन सबको ध्यान रखें। ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 संख्या इनकी होती है। संयुक्त स्वर की तरह संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तब वहाँ हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखिए, अब ये जो हमारा पहला था ये हमारा संरचना या स्वरों की बनावट के आधार पर था, जिसमें 11 थे। अगला जो हमारा है वह है उच्चारण या श्वासावधि के आधार पर स्वर, ठीक है। उच्चारण या श्वासावधि के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। उच्चारण या श्वासावधि के आधार पर स्वर जो होते हैं वह कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनमें हमारी श्वासा, जब हम निर्बाध वायु, हम वर्णों का जब उच्चारण करते हैं, वायु जो क्या होती है, निर्बाध होकर निकलती है, तब वो हमारे ह्रस्व कहलाते हैं, जिनमें अ, ई, उ और ऋषि होते हैं। दीर्घ का होते हैं जिनमें हम समय जो लगता है वो ह्रस्व से थोड़ा सा ज़्यादा समय जब लगता है तब वहाँ क्या कहलाता है, वो दीर्घ स्वर कहलाता है। और दीर्घ स्वर से जो ज़्यादा समय लगता है वो क्या, उसमें किस में लगता है, वो प्लुत, जैसे कि ओम, ठीक है। ये प्लुत का उदाहरण है ओम, ठीक है। जैसे हम ये वाला ओम जब बोलते हैं ओम, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जब हम कुछ आवाज़ निकालते हैं तो ये प्लुत स्वर के उदाहरण कहलाते हैं, ठीक है। तो उच्चारण या श्वासावधि के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। 3 इनके मतलब स्वर नहीं है, इनके 3
भाग होते हैं, ये स्वर नहीं है, इनके 3 भाग होते हैं। उच्चारण श्वासावधि के आधार पर 3 इसके भाग होते हैं। आगे देखें, उच्चारण स्थान के आधार पर, अभी उच्चारण या श्वासावधि के आधार पर था, ये उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भाग होते हैं इसके? 6 भाग हैं, 6 खंड किए गए हैं। जैसे एक कंठ हो गया, तालव्य हो गया, ओष्ठ्य हो गया, मूर्धा हो गया, कंठोष्ठ्य हो गया या कंठ तालु हो गया। ठीक है, ये क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हैं। ठीक है, कंठ अ आ, तालव्य ई, ओष्ठ्य उ, मूर्धा ऋषि, कंठोष्ठ्य ओ औ, कंठ तालु क्या हो जाएंगे? ए और ऐ हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको भी ध्यान रखें। आप इनका जो सूत्र भी है इनका, जैसे कि कंठ का है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। ठीक है, अगर आप इस सूत्र को याद कर लेते तो जितने भी कंठ के माध्यम से स्वर या व्यंजनों का उच्चारण होता है आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इचुयशा नाम तालव्य, ऋतुरशा नाम मूर्धन्य, ऋतुलसा नाम। ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, सभी कुछ सूत्र हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। आप इनके माध्यम से उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखिए, ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वर जो होते हैं उनके 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक वर्तुलाकार या वृत्ताकार या वर्तुलाकार, दूसरा अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार। ठीक है, वृत्ताकार का मतलब होता है गोल। ठीक है, वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। ठीक है, ध्यान रखिए, वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। जैसे कि उ ओ। ठीक है, इसमें क्या बन जाता है? गोला बन जाता है। ठीक है, ओष्ठ के क्या हो जाता है? ओष्ठ के द्वारा एक गोल सा बन जाता है, गोल। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? वृत्ताकार या वर्तुलाकार, उ ओ औ। ठीक है, अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार क्या होते हैं? आ ई ऋषि, ए और आई। ठीक है, ये क्या है? सभी अवर्तुलाकार। तो ओष्ठाई आकृति के आधार पर जो स्वर के भाग जो होते हैं वह 2 इसके खंड हैं, एक वृत्ताकार या वृत्तुलाकार और एक अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार। आप इनको ध्यान रखें। मुखा आकृति के आधार पर जो स्वर के भाग होते हैं वह 4 होते हैं, एक विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर या अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, ध्यान रखें आप इनको, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर या अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, आप इन्हें ध्यान रखें। विवृत का मतलब क्या होता है? मुख का पूर्ण रूप से खुल जाना। ठीक है, विवृत का मतलब क्या होता है? मुख का पूर्ण रूप से खुल जाना विवृत का मतलब होता है। जैसे कि आ, जब हम आ का उच्चारण करते तो मुख हमारा क्या होता है? जब हमारा मुंह होता है पूरा खुल जाता है। आ जब बोलेंगे तो मुंह हमारा पूरा खुल जाता है। और ओ जब हम मुंह इसका भी उच्चारण करते हैं तो इसका भी मुंह ज़्यादा खुल जाता है, पूरा खुल जाता है। तो यह क्या कहलाएगा? विवृत स्वर। ठीक है, विवृत स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, आ और औ। अर्धविवृत का मतलब होता है जिसमें मुख क्या हो? पूरा, जैसे जब हमारा विवृत होता है मुख पूर्ण रूप से खुला होता है और अर्धविवृत में मुंह थोड़ा सा बंद हो जाता है। पूर्ण तो नहीं खुला होगा ना, पूरा बंद होगा, बस थोड़ा सा बंद हो जाता है। जैसे विवृत से थोड़ा सा बंद हो जाता है। तो ये कौन कौन से होंगे? आई होंगे, औ होंगे। जब आप इनका उच्चारण खुद स्वयं करके देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अर्धविवृत क्या होंगे? आए और औ कहलाएंगे अर्धविवृत। इसके अलावा समृद्ध जो होते हैं, ठीक है, समृद्ध का मतलब होता है मुख का बंद होना। समृद्ध मतलब होता है मुख का बंद होना। जैसे कि ई ऊ ऋषि, इनका जब उच्चारण करते हैं मुख बंद हो, मुख थोड़ा सा हल्का फुल्का सा खुला रहता है, वैसे तो बंद होकर भी हम इनका उच्चारण आसानी से हम कर सकते हैं समृद्ध का। ठीक है, इसके अलावा अर्ध समृद्ध होते हैं जिनका मुख का जिनका उच्चारण करते समय मुख थोड़ा सा खुला रहता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अर्ध समृद्ध। जैसे कि अ, ए और औ, आ, ए और ओ। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4। ये एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप इनको ध्यान रखें कि मुखाकृति के आधार पर कितने होते हैं, जीवा के आधार पर कितने होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने होते हैं, संरचना या स्वरों की बनावट के आधार पर कितने होते हैं, ओष्ठा आकृति के आधार पर कितने स्वर होते हैं। तो आप इन सभी को ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो यहाँ से बनता ही बनता है। इवन टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ें। आगे देखें, जीवा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 इनके खंड हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
आप मध्य स्वर को याद रखें, जो छोटा अ जो होता है सिर्फ मध्य स्वर में एक स्वर आता है, वह होता है छोटा आ। याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले मध्य स्वर को ध्यान रखें। जीवा के आधार पर है, क्या है ये, जीवा के आधार पर है ये, और जीवा के आधार पर इनके कितने होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। सबसे पहले आप मध्य स्वर पे ध्यान दें। मध्य स्वर जो होता है सबसे सिर्फ एक होता है मध्य स्वर में, वह होता है अ, और ठीक है, इसके अलावा मध्य स्वर में कोई भी स्वर नहीं आता, सिर्फ आ होता है। इसके बाद जब आ जाएं आप पश्च स्वर में, ठीक है, इसके बाद पश्च स्वर में आ जाएं, याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इंग्लिश में जैसे 3 का 3 बनता है, ठीक है, इंग्लिश में जैसे हम 3 बनाते हैं, ठीक है, 3 जैसे हम 3 बनाते हैं, ये 3, ठीक है, इस तरीके से जितने भी स्वर होंगे सिर्फ आ को छोड़कर, सिर्फ आ को छोड़कर, सिर्फ आ को छोड़कर, ध्यान रखें आप। मध्य स्वर का हो चुका है आ, मध्य स्वर का हो चुका है, ध्यान रखें। तो जो आ जो हमारा है वो मध्य स्वर में आ चुका है। इसके अलावा जितने भी 3 बनते हैं, जिस तरीके से 3 जितने भी बनेंगे, 3 जितने भी बनेंगे, ठीक है, जैसे कि हमारा आ हो गया, आ में देखिए ये 3 बना हुआ है, ऊ में देखिए ये 3 बना हुआ है, बड़े ऊ में देखिए 3 बना हुआ है, ओ में देखिए 3 बना है, बड़े ओ में 3 बना है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इस तरीके से बनते हैं, ये सभी क्या है, पश्च स्वर के उदाहरण है। ये सभी क्या है, पश्च स्वर के उदाहरण है। ये सभी क्या है, पश्च स्वर के उदाहरण। आप इसको भी ध्यान रखें बिल्कुल। मध्य स्वर में सिर्फ एक आता है, छोटा आ। इसके अलावा जितने भी जैसे 3 बनता है, जितने हम 3 बनाते हैं, 3 जैसे भी 3 बनाते हैं, जैसे भी इस तरीके के स्वर बनेंगे, जितने भी होते हैं, वह सभी क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर में हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी स्वर बचते हैं, इनके अलावा जितने भी स्वर बचते हैं वह सभी किस में चले जाएंगे, अग्र स्वर में चले जाएंगे। इनके अलावा जितने भी स्वर बचेंगे वह सभी किस में जाएंगे, अग्र स्वर में जाएंगे, ठीक है। आप आशा है मुझे आप समझ गए होंगे और हाथों हाथ आपको याद भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। फिलहाल यहाँ तक तो हमारा स्वर कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे जो स्वर थे, ठीक है, इनके कितने भाग हमने पढ़ लिए, 6 भाग पढ़ चुके हैं हम अभी तक। स्वर के कितने भाग पढ़ चुके हैं हम अभी तक, 6 भाग पढ़ चुके हैं स्वर के हम। कौन कौन से पढ़े हमने, संरचना या बनावट, संरचना या स्वरों की बनावट के आधार पर स्वर, उच्चारण श्वासावधि के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, मुखाकृति के आधार पर स्वर और जीवा के आधार पर स्वर। हमने 6 प्रकार पढ़े हैं हमने स्वरों के, ठीक है। इसके अलावा अब क्या आ जाता है, हमारा व्यंजन आ जाता है। अब क्या जाता है, हमारा व्यंजन आ जाता है। व्यंजन में क्या है, सबसे पहले हम व्यंजन जब पढ़ते हैं, ठीक है, व्यंजन क्या होता है, जब हम उच्चारण करते समय हमारी जो वायु होती है उसमें थोड़ा सा बाधा पहुंचती है, ठीक है, बाधा, जिसमें क्योंकि व्यंजन का उच्चारण जब तक स्वर उसका सहायक नहीं होगा, जब तक व्यंजन में स्वर सहायता नहीं करेगा, व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता, ठीक है। व्यंजन बिना स्वर के कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। व्यंजन क्या है, बिना स्वर के कुछ नहीं है, और अगर स्वर नहीं है तो क्या हो जाएंगे, वो हलंतांत व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। उनमें क्या हो जाएगा, हलंत व्यंजन लग जाएगा, हलंत नीचे लग जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, हलंतांत व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इनके भाग पढ़ते हैं व्यंजन के, ठीक है। कुल व्यंजन जो हमारे होते हैं, ध्यान रखें, 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं कुल व्यंजन हमारे, 33 होते हैं। कुल स्वर जो होते हैं हमारे 11 होते हैं, ठीक है। कुल स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। आगे जो हमारा पहला भाग इसका है स्पर्श व्यंजन का, ठीक है। हमारा पहला भाग क्या है, स्पर्श व्यंजन का। इस स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं, इसको हम स्पृष्ट व्यंजन भी बोल सकते हैं, हम इसको कोमल स्पर्श व्यंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, कोमल, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हैं इसको, स्पर्श व्यंजन हो गया, वर्गीय व्यंजन हो गया, स्पृष्ट व्यंजन भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम, स्पृष्ट व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन, ठीक है, स्पृष्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो क्या क्या नाम होगा इसके, स्पर्श व्यंजन हो गया, वर्गीय व्यंजन हो गया और स्पृष्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या है इसका, अब आगे देखेंगे क्या है। अब देखिए पहला हमारे किसके कितने भाग होते हैं, सबसे पहले तो हम ये भी पेपर में ये भी बनता है, ठीक है, पेपर में ये भी बनता है। खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर लगभग दो साल पहले हुआ था, इसमें यही पूछा गया कि स्पर्श व्यंजन कितने भाग होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के वर्गीय व्यंजन के कितने भाग होते हैं, ये पूछा गया। तो कितने कुल भाग होते हैं इसके, 5 भाग होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं, ठीक है। कितने व्यंजन होते हैं, 5 वर्ग होते हैं इनके, ठीक है।
कौन कौन से होते हैं ये ध्यान दें आप, कौन कौन से होते हैं। इनमें पहला होता है का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग और पांचवा पा वर्ग। ठीक है, 5 हमारे होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जैसा मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, इनको याद करने का तरीका सबसे आसान। का वर्ग हमारा कंठ से है, ता वर्ग हमारा तालु से है, चा वर्ग हमारा मूर्धन्य से है और ता वर्ग हमारा दंत से है, पा वर्ग हमारा क्या है, ओष्ठ से है। ठीक है, और इसको सब आप KTM2, ठीक है, आप इसको KTM2 K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धन्य, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ है, ओष्ठ। ठीक है, KTM2 जैसे हमारा पेटीएम होता है उसी तरीके से आप KTM2 इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं आप KTM2 से। ठीक है, आप देखें आगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, य, र, ल और वा। ये क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को ही क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। ध्यान रखें आप, ऊष्म व्यंजन ना देकर ये भी दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन है या इनमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन एक ही होते हैं। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। श, तीनों श और हा ये सभी क्या कहलाते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। इसके अलावा द्विगुण आता है, उत्क्षिप्त आता है, ताड़नजात और ताड़नजात व्यंजन। आप इनके नाम बहुत ध्यान से पढ़ें, नाम बहुत ध्यान से पढ़ें। बार बार रिपीट कर रही हूँ, नामों पे बहुत ध्यान दें क्योंकि यही नाम पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और ताड़नजात। द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और ताड़नजात ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। उत्क्षिप्त, ताड़नजात और द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ढ, ढ, सड़क वाला ढ़, ठीक है, सड़क वाला ढ़, ढ और ढक्कन वाला ढ। ठीक है, सड़क वाला ढ़ और ढक्कन वाला ढ। ठीक है, 2 कितने होते हैं, 2 होते हैं। उत्क्षिप्त, ताड़नजात और द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके अलावा आ जाओ आप संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। छ से छतरी वाला छ, त्र, घ और शा से श्रमिक वाला श्रा, श्रा से श्रमिक वाला शा, श्रा से श्रमिक वाला श्रा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। कुल कितने होते हैं, 4। कुल कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, छ से छतरी वाला छ, त्र, ज्ञ और श्रमिक वाला श्रा। जो छ बनता है वह आधा क प्लस शा से षटकोण वाला शा, आधा क प्लस शा से षटकोण वाला प्लस शा से षटकोण वाला शा, इसको मिलाकर क्या बनता है, छ बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो त्रा बनता है, आधा त प्लस रा मिलकर क्या बनता है, त्रा बनता है। आधा ज प्लस या मिलकर क्या बनता है, ज्ञा बनता है। शा से शलगम वाला श आधा प्लस रा मिलकर क्या बनता है, श्रा से श्रमिक वाला बनता है श्रा। ठीक है, आशा है मुझे आपको ये सब समझ आ गया होगा। फिलहाल हमारे में इतना ही कंटेंट है। ठीक है, और मुझे आशा है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और आप क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार है आपका। और अपने परिवार को ऐसे बढ़ाते रहें और अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, जिनको भी ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आप उनको वहाँ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने लोगों को मोटिवेट करें। कोई भी इसके फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और ऐसे ही अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहें, लोगों को जोड़ते रहें और क्लास में बने रहने का एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।